सरकार का इरादा नहीं। हम कह रहे हैं टीपीएस 95 का 1000 बढ़ा के 9000 प्लस टीए करो। बैंकिंग सेक्टर पे, इंश्योरेंस सेक्टर पे, यानी फाइनेंस सेक्टर पे हमला चल रहा है और उसके खिलाफ आप लगातार लड़ रहे हैं। और अपने 5 डे वर्किंग डे के लिए आप लोगों ने 27 जनवरी को बहुत शानदार हड़ताल की, उसकी भी आप लोगों को मुबारक है। मैं आपके बीच में विशेष करके ये कहने के लिए आई हूँ कि गवर्नमेंट ने जो अभी बजट पेश किया, उस बजट को पेश करने से पहले गवर्नमेंट 100% एफडीआई इंश्योरेंस का लेके आ गई। आपके यहाँ भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर लगातार जो परसेंटेज है निजीकरण की तरफ बढ़ाने की तरफ है। लेकिन जब बजट पेश किया तो उन लोगों ने ये कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि फाइनेंस सेक्टर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं, इसलिए एक स्ट्रक्चरल कमेटी बनाई जाएगी। ये घोषणा बजट में की गई है। अब फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंजेस का क्या मायने? सीधे आप पे हमला है, सीधे इंश्योरेंस सेक्टर पे हमला है, चाहे वो एलआईसी हो चाहे वो जीआईसी हो। तो ये हमले लगातार तेज हो रहे हैं। पर ये क्या केवल आपके ऊपर हमला है? नहीं, ये हमारे गांव और शहर पे हमला है, ये हमारी खेती और किसानी पे हमला है, ये हमारे छोटे उद्योग और छोटे ट्रेड के ऊपर हमला है। कॉर्पोरेट सेक्टर तो हमसे लोन लेता है और रजिस्टर्स के ऊपर से राइट ऑफ करवाता है, लेकिन जो छोटा सेक्टर है, जो ट्रेड है, जो किसानी है, जो शिक्षा का लोन है, जो हेल्थ के सिलसिले में होता है, वो कॉमन मैन की बेटरमेंट के लिए, जॉब सिचुएशन के लिए, लाइवलीहुड के लिए होता है। और उधर से बजट में वो बात आई और उस पार्लियामेंट सेशन के खत्म होने पे आते आते हम लोगों ने ट्रेड डील को देख लिया। अब ये जो यूएसए के साथ ट्रेड डील है, सीधा संबंध है हमारे देश के छोटे सेक्टर और हमारी खेती के साथ, और इसका संबंध आपसे है, क्योंकि इस देश को पीएल 480 का मोहताज बना रखा था अमेरिका ने। बैंकों के नेशनलाइजेशन की लंबी लड़ाई लड़ी गई। 23 बरस बाद उस लड़ाई के हम बैंकों का नेशनलाइजेशन हासिल कर पाए, और बैंकिंग सेक्टर ने और इंश्योरेंस सेक्टर ने जो सरकार को मदद दी, उसकी वजह से हम अपनी खेती को आत्मनिर्भर कर पाए, विदेशी गुलामी से बाहर कर पाए, अपनी एनिमल हस्बेंड्री को बहुत बड़े पैमाने पे फैला पाए। तो खेती का बढ़ना, एनिमल हस्बेंड्री का बढ़ना, इसके साथ साथ एमएसएमईज भूल नहीं सकते कि वो अपने पैरों पे खड़ा ही तो हुए, वो सेक्टर ही तो एक्सपेंड हुआ जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्वेश्चन केवल ये नहीं है कि बैंक नेशनलाइजेशन ने आपको पे एग्रीमेंट्स दे दिए, वेज एग्रीमेंट्स दे दिए, आपकी जॉब्स में कुछ सुधार हो गई, आपके कुछ पर्क्स बढ़ गए, आपकी कुछ वेतन बढ़ गए। इसका सीधा सीधा संबंध था नेशनल डेवलपमेंट से। वो कंपोनेंट है जिसको आज और भी मेहनत से समझने की जरूरत है। हम ये भी जानते हैं कि 2008 में जब बहुत बड़ी मंदी आई, लेहमन ब्रदर्स बैंक फेल हो गया, अमेरिका की इंश्योरेंस फेल हो गई, उस पर्टिकुलर दौर के अंदर हिंदुस्तान बच पाया। हिंदुस्तान क्यों बच पाया? क्योंकि हमारा बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर था, और हमारा बहुत सारा पब्लिक सेक्टर जो है वो मजबूती की तरह खड़ा रहा। हमें सिर्फ एक्सपोर्ट सेंटर के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, जहां पर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के साथ लिंक था, हमें ऑर्डर्स आते थे और यहां से जाते थे, जिसमें कारपेट इंपैक्ट हुआ,
जिसमें डायमंड इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई, लेकिन देश ओवरऑल बचा। क्या प्रधानमंत्रियों की वजह से बचा? क्या वो वित्त मंत्रियों की वजह से बचा? नहीं। मैं आज दावे के साथ कहती हूँ वो इसलिए बचा कि हमारी वर्कफोर्स ने अपने पब्लिक सेक्टर की डिफेंस में कोई कोताही नहीं की। हमने अपना पब्लिक सेक्टर बचा के रखा। हम दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकूमत के साथ टकरा पाए, लेकिन ये लेसन नहीं सीखा है देश की सरकारों ने। मैं कोई नई बात नहीं कर रही इसी गवर्नमेंट के खिलाफ, मैं उन सारी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के ऊपर चर्चा कर रही हूँ जिन्होंने न्यू लिबरल इकोनॉमी का मॉडल शुरू किया हिंदुस्तान के अंदर, जिसके चलते हुए बैंक्स के ऊपर हमले 90 के दशक में शुरू हो गए थे, जिसको हमने 90 से लेकर 2008 तक 18 बरस की लड़ाई में बचाया, तो अपने देश को बचाया उस मंदी के दौर में। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार उस रास्ते पे तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका ने तो अपने यहाँ प्रोटेक्शन जो थी बैंक्स को वो देना शुरू की। जिस रास्ते से हम बचे थे अमेरिका ने वो रास्ता अपनाया, और जिस रास्ते से अमेरिका डूबा वो रास्ता हिंदुस्तान की सरकारों ने अपनाया। इस बात में हमको समझना चाहिए, और इसलिए मैं ये समझ रही हूँ कि आज जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातें चल रही हैं, देश के किसानों को झूठ बोला जा रहा है, पार्लियामेंट में झूठ बोला जा रहा है कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मंत्रियों के बयान एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार जो कह रही है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट उससे उल्ट कह रही है। और ये पॉलिसीज के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, हमारी कपास के अंदर, हमारे फलों और सब्जियों पे और हमारी मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर वो सारा सेक्टर जिसको बैंकिंग सेक्टर की नेशनलाइजेशन के बाद बढ़ाया गया और प्रोटेक्ट किया गया, उस सारे सेक्टर के ऊपर हमला होने वाला है। तो आपका रोल हिस्टोरिकली ये भी है कि आपने नेशनल डेवलपमेंट के अंदर नेशनलाइज्ड बैंकिंग ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, और उस रोल को समझते हुए आप प्राइवेट बैंक्स को भी नेशनलाइज किया जाए उस मुद्दे को उठाते हो, उस लड़ाई को लड़ते हो, क्योंकि ये नेशनल कॉज है, ये राष्ट्रीय कॉज है जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस दौर के अंदर और भी जरूरी है कि हम अपने बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज सेक्टर में प्रोटेक्टेड रखें। हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी नेशनलाइज कराने की लड़ाई को बढ़ाएं। हम अपनी वर्किंग कंडीशंस को, वर्किंग आवर्स को, वर्किंग डेज को और इम्प्रूव करने की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन आज हमारे लिए जरूरी है हम समझे कि आम मजदूर और आम किसान की जो जिंदगी है उसके साथ हमारी जिंदगी जुड़ी है, इसलिए हमें उनके साथ भी एकजुटता में खड़े होना। आज पूरे देश के अंदर हड़ताल है, और मैं अभी ऑफिस से उन्हीं खबरों को लेते हुए आपके बीच में पहुंची हूँ, और जाते ही मेरे को बहुत काम है। मुझे फिर दोबारा यहाँ पर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के प्रदर्शन में आना होगा दोपहर के बाद, इसलिए मैं टाइम निकाल के आपके बीच में आई हूँ। जो लेबर कोड्स लाए गए हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रेड यूनियंस के लिए और आपके लिए भी, यूनियन रजिस्टर कराना मुश्किल हो जाएगा, यूनियन का डी रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा, यूनियन का डी रिकॉग्निशन आसान हो जाएगा, इंस्पेक्शन सिस्टम खत्म हो जाएगा, फैसिलिटेटर एम्प्लॉयर्स के लिए काम करेंगे। हड़ताल का अधिकार छीना जा रहा है, और इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी के ऊपर हमला है। हम कह रहे हैं कि पे कमीशन में अच्छे से पेंशनर्स को कवर करो, सरकार का इरादा नहीं। हम कह रहे हैं टीपीएस 95 का 1000 बढ़ा के 9000 प्लस किए करो, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। हम कह रहे हैं कि बहुमत जनता किसी भी किस्म की पेंशन से वंचित है, उनको भी 6000 समथिंग कुछ दो, जिसमें गरीब गुरबा आता है, जिसमें किसान आता है, जो मध्यम और निम्न किसान है, पर सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही। 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हो इनका, और हमारे रजिस्टर से राइट ऑफ कर सकते हो बैंक्स के रजिस्टर से, लेकिन आप इस देश के आम जनमानस की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं।
तो हमारा हुकूमत से सीधे सीधे कहना है, हमने जो श्रम कानून हासिल किए वो हमने अंग्रेजों से लड़ाई शुरू करके किए थे। हमने 5 कानून ब्रिटिश राज में लिए, हमने अपने ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन ब्रिटिश राज में छीना और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हमारा बना। लेकिन आज ये हुकूमत आजाद हिंदुस्तान में उन कानूनों के अलावा जो 44 हमारे सेंट्रल लॉस थे उसमें से 15 को खत्म कर दी और 29 कानून के 4 कोड बना दिए। उसके अलावा 150 के करीब हमारे राज्यों के अंदर लेबर लॉज है। इन सब के ऊपर गाज गिर रही है। हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। राज्य सरकारों के अधिकार छीने जा रहे हैं इस लेबर लॉज में और सब पार्लियामेंट का रोल जीरो किया जा रहा है और सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर से जितने चेंजेस की फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी उसको किया जाएगा। आप कह रहे हैं 5 दिन का काम करें, वो कह रहे हैं कि काम के घंटे 8 से 10, 10 से 12 कर दो। और वो ये भी कह रहे हैं, जैसा राम मूर्ति ने कहा था, नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करना चाहिए और सुब्रमण्यम जी आए, उन्होंने कहा 90 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते में। तो काम के घंटों से लड़ाई शुरू हुई थी मजदूर वर्ग की 19वीं शताब्दी के अंदर, जब मजदूरों ने कहना शुरू किया हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, हमें मानव अधिकार चाहिए। 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे परिवार के साथ बिताने के लिए चाहिए। तो उस लड़ाई को मजदूरों ने रेस किया, पूरी दुनिया के अंदर आंदोलन चला। दशकों की लड़ाई के बाद 1919 के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियंस, यहाँ के वर्कर्स उसके फाउंडर मेंबर्स होते हैं और उसमें हमें 8 घंटे का काम मिलता है। आज इन लेबर कोड से हमारी उस जीत को ये फेल करना चाहते हैं, असफलता में लाना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट को खत्म कर रहे हैं जो हमने अंग्रेजों से छीन के लिया। और इसलिए हमारी सरकार श्रमिकों को कहाँ रखती है। ये एक ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी आए, आप आए हैं ना, व्हाइट कॉलर्ड है, व्हाइट कॉलर्ड एम्प्लॉइज और ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉइज और असंगठित मजदूर, डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स्ड, इवन दोज पुअर वर्कर्स इन रूरल इंडिया, सारे वर्कर्स सरकार की नजर में एक ही श्रेणी में है। आपका कोई अधिकार नहीं है, आपकी सेक्रेट ड्यूटी है सेवा देना, काम करना। ड्राफ्ट पॉलिसी में लिखा है हर वर्कर को, उसमें प्रोफेसर का जिक्र है, उसमें डॉक्टर्स का जिक्र है, उसमें जर्नलिस्ट का जिक्र है और उसमें व्हाइट हो या ब्लू कॉलर्ड हो। तो आप ये नहीं समझिए जिसके ऊपर आप तरस खाते हो कि बेचारे को महीने में 10 दिन भी काम नहीं मिलता है, बेचारा दिहाड़ीदार है, आप सबको उस दिहाड़ीदार की तरफ फेंकना चाहते हैं। आप सबकी ट्रीटमेंट वर्कर की डेफिनेशन में उनके हिसाब से ये आपकी सेक्रेट ड्यूटी है, इसको करते रहो। वेतन की बात मत करो, सुविधा की बात मत करो, सुरक्षा की बात मत करो, भविष्य की बात मत करो, पेंशन की बात मत करो। तुम पैदा ही हुए सेवा करने के लिए। तो आप के जो बैंक बाबू हैं, एम्प्लॉइज हैं या ऑफिसर्स हैं, वो इस वहम से बाहर आ जाए कि उनका वर्किंग क्लास के बीच में कहीं ऊंचा पायदान है। सबको बराबर कर रही है ये सरकार और इसलिए फॉर्मल सेक्टर को इनफॉर्मल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को नॉर्मल कर दिया जाएगा। रेगुलर भर्ती अभी भी नहीं हो रही है, 60 लाख पोस्ट खाली पड़ी है, सरकार भर्ती नहीं कर रही और लॉ बना हुआ है, नई जॉब क्रिएट नहीं होगी। इस सारे बैकग्राउंड के अंदर आपके देश में यूथ की गिनती सबसे बड़ी है, 65% आबादी 35 साल से नीचे है। तो वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के बिना सड़कों पे भटक रहा है। इस सारी बैकग्राउंड के अंदर जॉब जनरेशन होना, जो सेक्टर रोजगार देते हैं उनको बचाना, नए रोजगार को पैदा करने का रोल अदा करना, ये हमारे नेशनलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर ने किया था। इसका महत्व, इसका रोल अब और बढ़ गया है। उस हिसाब से
मैं स्पेशली सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से आपके बीच में अकेले आईटीयूसी से ही नहीं, मैं सबकी तरफ से आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची हूँ। ये कहने के लिए पहुंची हूँ, आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई मुल्क के वास्ते है, देश के वास्ते है, आम मजदूर और किसान के वास्ते है। उसको आप भी उस डायरेक्शन में सोचें, उस डायरेक्शन में देखें। और इसलिए हम हिंदुस्तानी, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरब हो या पश्चिम भारत हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, हम बौद्ध हो कि जैन हो, हम पारसी हो, हम ये भाषा बोले कि वो भाषा बोले, हम ऐसे कपड़े पहने कि साड़ी पहने, हम कुछ भी पहरावा पहने, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और आज हिंदुस्तान को आर्थिक तौर पे दबाया गया है, हमारे पब्लिक सेक्टर पे हमला हुआ है, हमारी किसानी पे हमला है, हमारे मजदूरों पे हमला है, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। इस सारी स्थिति के अंदर ट्रेड यूनियन आंदोलन पूरे समाज के लिए एक दिशा दिखाने का काम करता है, रोशनी दिखाने का काम करता है। मैं आखिर में आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, खुद हिंदुस्तान के अंदर भी राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने में भी ट्रेड यूनियन प्रेरणा स्रोत थे। इस देश में राजनीतिक पार्टी बाद में बनी, मजदूरों के आंदोलन पहले शुरू हुए, यूनियंस के काम पहले शुरू हुए, और आज से लगभग 199 बरस पहले 1827 में पहली हड़ताल मेरे देश के मजदूरों ने की बंगाल के अंदर। वो मजदूर ये नहीं जानते थे कि हमारा ये जो एक्शन है भविष्य में इसका नाम हड़ताल होगा। वो ये नहीं जानते थे कि हम फैक्ट्री से बाहर आके कलेक्टिवली इकट्ठे हो गए हैं और कह रहे हैं हमें 5 महीने से वेतन नहीं मिला, तो ये एक कलेक्टिव बार्गेनिंग और कलेक्टिव एक्शन कहलाएगा। वो ये नहीं जानते थे कि हम सब इकट्ठा होकर आवाज उठाए हैं तो इसको कहा जाएगा कि ये कलेक्टिव हो गए, यानी यूनियन बन गए। यूनियन नहीं जानते थे, हड़ताल नहीं जानते थे, और कष्ट था, दुख था, और मैदान में उतरे और लड़े, और आज हम उनको सैल्यूट करते। इस देश के मजदूरों ने लड़ लड़कर हिंदुस्तान के अंदर अपने अधिकार हासिल किए थे, और हम इतनी आसानी से अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। हमें ये फक्र है, ये मान है कि हिंदुस्तान का जो पहला संगठन बना राष्ट्रीय स्तर पे, बहुत से संगठन राज्यों में बने, उनको समेट करके एआईटीयूसी बना। तो जब एआईटीयूसी बना बॉम्बे के अंदर, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए? लाला लाजपत राय हुए। इनके अध्यक्षों में 1928 में पंडित नेहरू हुए। एटक के अध्यक्षों में 1929 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए। इनके अध्यक्षों में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वीवी गिरी अध्यक्ष हुए। देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मैंने तो 4 का नाम लिया, सब स्वतंत्रता सेनानी मजदूर आंदोलन के साथ खड़ा होने में फक्र महसूस करते थे। इसलिए मजदूर आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, एम्प्लॉइज का आंदोलन इस देश की राजनीतिक दिशा को तय करने का आंदोलन हुआ करता है। हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, वर्कर्स और एम्प्लॉइज के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर पॉलिटिकल डिसीजन हमारे को दबाएंगे, उन पॉलिटिकल डिसीजन और पॉलिटिकल पॉलिसीज को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम विरोध करेंगे, तो वो हमारी पॉलिटिक्स है। उनकी पॉलिटिक्स दबाने की है, तो हमारी पॉलिटिक्स उन पॉलिसीज को खत्म करवाने की है, चैलेंज करवाने के लिए। इसलिए हम नॉन पॉलिटिकल नहीं है, हम गैर राजनीतिक नहीं है, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पर हमारी राजनीति हमारे वर्किंग क्लास के हितों की राजनीति है। हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स, हमारी यूनियंस, हड़तालें, सड़क पे आना, आवाज उठाना, नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए दबाव बनाना, ये हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इस ढंग का होता है ट्रेड यूनियंस का। आप सबसे ये आशा करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आज हमारे देश की संप्रभुता पे हमला है, हमारे देश की आजादी खतरे में पड़ेगी अगर इस किस्म की ट्रेड डील्स होंगी। आज कोई वो दौर नहीं है, कोई हुकूमत अपनी फौजें लाएगी और हमारे देश के ऊपर काबिज बन के, हुक्मरान बन के, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएगी। आज नया दौर है,
और उस नए दौर के अंदर बाजार और मंडियों को कब्जा कर लो तो आप बादशाह हैं। और यही हो रहा है। गुंडागर्दी का माहौल है पूरी दुनिया में। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के चुने हुए राष्ट्रपति को उसके घर से उठा के ले जाए, उसकी पत्नी को भी लेके चला जाए। ये क्या तरीका है? जगह जगह के ऊपर युद्ध थोपे जा रहे हैं क्योंकि उनको तेल चाहिए। और हिंदुस्तान का कोई अपना राय नहीं होना चाहिए कि हम रूस से खरीदेंगे कि ईरान से खरीदेंगे, उसको भी मिस्टर ट्रंप तय करेंगे। क्यों भाई, मिस्टर ट्रंप क्यों तय करेंगे? और हमारे हुकूमत तो उनके आगे कुछ बोलती नहीं है। वो तो बार बार कहे मैंने सीज फायर करा। हमारी सरकार ने बताया ही नहीं कि उन्होंने कराया कि भाई तुमने किया। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया मैंने ट्रेड और बिजनेस की धमकी दी, यहाँ तक बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे फोन किया। इन्होंने डिनाई ही नहीं किया कि इन्होंने फोन किया था कि नहीं। तो अगर ट्रंप समझते हैं कि वो रिंग मास्टर है, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को अपनी रिंग से वो उस रिंग के अंदर अपने हंटर से घुमाएंगे, तो हिंदुस्तान कभी तैयार नहीं होगा। हम अपनी सरकारों पर निर्भर नहीं है, हम सरकारों पे निर्भर नहीं है। सरकारें आई और गई लोकतंत्र के जरिए से, लेकिन हम अपने देश के लिए है, अपने अवाम के लिए है, अपने मजदूर किसान के लिए है, अपने नौजवान और महिला के लिए है। और इसलिए उसके लिए हमारे पुरखे लड़े, कुर्बानियां दी। लाला लाजपत राय ने तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जुलूस में भयंकर लाठियां खाई, और जब वो शहीद हो गए हॉस्पिटल में बचे नहीं, उनकी जिंदगी नहीं रही, तो भगत सिंह ने उनकी लाश के पास खड़े होकर कहा था लाला तेरी मौत का हम बदला लेंगे। हम तो उस मुल्क के वासी हैं, हमारे पुरखों ने लड़ा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ा है, और हमें फक्र है हमारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट उस आजादी के आंदोलन का हिस्सा थी। तो जब हम आजादी लाने के लिए लड़े तो आजादी बचाने के लिए भी लड़ेंगे। हम अपने मुल्क की सार्वभौमिकता, अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए भी हम लड़ेंगे। ये हमारा अहद है, ये हमारी कसम है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। मैं फिर से एक बार AIQC और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से आपके आज के इस धरना और प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए आई हूँ। आपसे पूरी आशा और उम्मीद रखती हूँ कि पूरे देश के अंदर जो आज कैंपेन चल रहा है उसमें आपके साथी इस 12 फरवरी की हड़ताल में शामिल है। मेरे पास बहुत अच्छी खबरें हैं। पूरे हर स्टेट से शानदार बंद की न्यूज आई है। शानदार बंद हो रहा है, सारा कोल सेक्टर बंद है। डिफेंस वाले 1 घंटा हड़ताल करके फिर घुसे, रेलवेज वाले मोबिलाइज कर रहे हैं, स्टील प्लांट्स में हड़ताल हो रही है, कॉपर में 100% स्ट्राइक हुई है, एल्यूमिनियम में हड़ताल हुई है। हर सेक्टर के अंदर से हड़ताल की खबरें हैं, और हमारे महिला और पुरुष रास्ता रोको, रेल रोको, सड़कों पे उतरे हुए हैं। शाम तक शानदार और खबरें आएंगी। ये पूरी 12 फरवरी की हड़ताल 9 जुलाई की हड़ताल से बड़ी होगी। 9 जुलाई को 25 करोड़ लोगों ने हिस्सेदारी निभाई। मुझे पूरी उम्मीद है शाम तक खबरें आएंगी 30 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी इस हड़ताल के अंदर शामिल हो चुके होंगे। तो सरकार ने सिग्नल समझ लेना चाहिए, अपने कदमों को पीछे हटाओ, नहीं तो देश का आवाम सरकारें बनाता भी है, सरकारें गिराता भी है। वो हमारे संविधान में हमें अधिकार है, तो फिर आवाम अपना, जनता अपना फैसला लेगी। हम ट्रेड यूनियन वाले अपने मुल्क के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ना डरते थे, ना डरते हैं, ना डरेंगे। मरते थे, आज भी तैयार है, कल भी मरने को तैयार है। हम तो यही बोलते हैं बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, कितने काटने हैं काट लो, हमें उसकी परवाह नहीं। हमारे कुछ बच्चों को रात को पकड़ लिया था, वो बैनर लेके सिर्फ मार्केट में कह रहे हैं जी कल हमारी हड़ताल है, समर्थन देना। कल हम पुलिस वाले आके उनको पकड़ के ले गए। तुम्हें किसने कहा बैनर लेके सड़क पे घूमो? जी हमारी कल हड़ताल है। कोई हड़ताल नहीं, उनको रात में छुड़वाना पड़ा। तो सरकार पैनिक में है, और मंत्री जी दावा कर रहे हैं सबने लेबर कोड पसंद कर लिया। मनसुख मंडाविया जी जरा आप हमसे बहस कीजिए, हम आपको बताते हैं किसने एक्सेप्ट किया और किसने नहीं। आप मनगढ़ंत खबरों के जरिए से बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे।
वो हम होने नहीं देंगे। मीडिया होगा आपके पास, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपके कॉर्पोरेट दोस्तों का, वो बोलने के लिए। हमारे साथ भी सोशल मीडिया बहुतेरा है, जमीनी मीडिया बहुतेरा है, जो हमारी सच्चाइयों को उजागर करता है और हमारी मोबिलाइजेशन को उजागर करता है। मैं आपको आश्वस्त करके जा रही हूँ, ये शानदार हड़ताल का इतिहास में आप भी बहुत बड़ा हिस्सा होंगे। इंकलाब जिंदाबाद।